हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग क्रैमर्स रूल में जो है पिछले क्लास हम लोग देखे थे कि 2/2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उस फॉर्म पे हम लोग बनाए थे। अब देखिए 3/3 ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, मतलब 3 वेरिएबल्स जब दिया रहेगा तो उस इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करेंगे। रूल तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ ही लिए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना होगा हमको, डेल। ठीक है, देखिए लेट डेल इक्वल टू, सबसे पहले देखिए लेट डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3 4 3 2। यहाँ देखिए जेड का कोएफिशिएंट कितना है 1 8 -3 और 2। ठीक है, डेल का वैल्यू तो हम लोग को निकल गया। फिर उसके बाद देखिए डेल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल 1 का मतलब जानते हैं हम लोगों को जो है एक्स वेरिएबल को ढक दीजिए, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, जो इक्वल के इधर पार्ट्स है, इक्वल के इधर क्या दिख रहा है 5 7 और 9 3 2 और -3 4 1 2 4 1 और 2 दी, तो डेल 1 का वैल्यू हो जाएगा। फिर इसी तरह से देखिए डेल 2 का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देखिए डेल 2 इक्वल टू हो जाएगा, डेल 2 का मतलब जो y वेरिएबल्स है उसके कोएफिशिएंट को ढक देना है। ठीक है, डेल 2 का मतलब क्या है, जो y वेरिएबल्स दिया हुआ है उसके कोएफिशिएंट को ढक देना है। तो यहाँ देखिए y वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को ढकेंगे तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा 5 7 9। तो लिखिए 2 3 8, यहाँ पे हो जाएगा 5 7 9 4 1 2 4 1 और 2। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ देखिए डेल 3 निकालने के लिए, फिर यहाँ जैसे ही डेल 3 निकालेंगे हम लोग तो डेल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड वेरिएबल को ढक दीजिए तो हो जाएगा 2 3 8 2 3 8 3 2 -3 3 2 -3 4 1 और 2। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से देखिए ये जो 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है आप इवेलुएट करना जानते हैं 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को। ठीक है, और सॉल्व भी किए हैं बहुत सारा क्वेश्चन इस पर। तो आप यहाँ से देखिए इस डेल को आप इवेलुएट कर सकते हैं कि नहीं, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको आप इवेलुएट कर लीजिएगा। फिर यहाँ जो डेल दिया हुआ, डेल 1 दिया हुआ, इसको भी आप इवेलुएट कर लेंगे। फिर डेल 2 जो दिया हुआ इसको भी इवेलुएट करेंगे। फिर डेल 3 जो दिया हुआ इसको भी इवेलुएट कर लेंगे। ठीक है, सबका वैल्यू निकाल लीजिएगा। फिर एक्स वाई और जेड निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम आपको बताए हैं उसी फॉर्मूला पे बना लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इवेलुएट करिएगा। ठीक है, घर पे अपना सॉल्व करिएगा आप लोग बैठ के। देखिए फिर एक्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा डेल 1 बाई डेल, फिर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल 2 बाई डेल, फिर जेड इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं डेल 3 बाई डेल। लेकिन देखिए जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि डेल का जो वैल्यू है ना ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो देखिएगा 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तभी आप एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप घर पे बनाइएगा। डेल को इवेलुएट करिएगा, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। डेल 1 को इवेलुएट करिएगा, डेल 2 को इवेलुएट करिएगा, डेल 3 को भी इवेलुएट करिएगा। इवेलुएट करने के बाद देखेंगे कि डेल का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। फिर आप एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो हम लोग 2 क्वेश्चन तो बना लिए, एक 2/2 ऑर्डर के फॉर्म में 2 वेरिएबल्स के साथ, एक 3 वेरिएबल्स के साथ। तो अब तो ज्यादा क्वेश्चन बनाना नहीं है क्योंकि आप 2/2 ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में वो भी बनाना सीख लिए हैं। 3/3 ऑर्डर जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आएगा, मतलब 3 वेरिएबल्स वाला, उसको भी बनाना सीख लिया। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है आपका कंपटीशन में, मतलब जेईई मेन में जो क्वेश्चन आएगा ना वो इतना सिंपल नहीं रहेगा। आपको सॉल्व तो ऐसे ही करना होगा लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होगा। ठीक है, तो उस कंडीशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन था 2/2 ऑर्डर में या 3/3 ऑर्डर में, देखिए इक्वेशन को हम फिर से एक बार लिखते हैं। यहाँ पर इक्वेशन क्या था, देखिए 2 वेरिएबल्स के साथ था a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c1 और a2x
प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है। और 3 वेरिएबल्स के साथ था a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, फिर देखिए a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ठीक है। यहाँ पे तो जानते हैं 3 वेरिएबल्स के साथ है और ये 2 वेरिएबल्स के साथ दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए कि होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहेंगे और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहेंगे, ठीक है। अभी जो आप क्वेश्चन बनाए थे 2x2 ऑर्डर में, 3x3 ऑर्डर में, देखते थे कि इक्वल के इधर भी कुछ वैल्यू जरूर, कोई कांस्टेंट जो है जरूर रहता था, 0 नहीं होता था। तो उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, जब इधर इक्वल टू 0 हो जाएगा उस इक्वेशन को क्या कहेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले होमोजीनियस, ठीक है। देखिए होमोजीनियस इक्वेशन, यहाँ देखिए होमोजीनियस सिस्टम। देखिए होमोजीनियस सिस्टम किसको कहेंगे, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे इफ होमोजीनियस सिस्टम, देखिए किसको कहेंगे, इफ d1 d2 if d1 equal to d2 equal to d3 equal to 0, ठीक है, then the system of equation is said to be homogeneous. Then the system of equation is said to be homogeneous. Then the system of equation is said to be a homogeneous, ठीक है। देखिए if d1 d2 d3 मतलब आप होमोजीनियस किसको कहेंगे, जब आप इक्वल के इस साइड जो इक्वेशन देखिएगा ना, इक्वल के इस साइड जो यहाँ पे जो रहेगा वो 0 अगर हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ भी देखिए इधर d1 d2 d3 अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो होमोजीनियस हो जाएगा। यहाँ c1 c2 अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। मतलब इक्वल के जो है राइट साइड जो है अगर 0 आ गया तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा तो होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इक्वल के साइड अगर 0 आ गया तो होमोजीनियस, अगर नहीं आता है 0, कोई कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। अब देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे क्रैमर्स रूल में, 2 क्वेश्चन जो एक देखे थे 2 वेरिएबल्स के साथ, एक 3 वेरिएबल्स के साथ देखे थे, तो जो इक्वेशन था वो कौन सा इक्वेशन था, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन था, क्योंकि इक्वल के राइट साइड जो देखे थे कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर था, ठीक है। तो यहाँ देखिए नॉन होमोजीनियस लिखिए या इसी में लिख दीजिए अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस, अदरवाइज it is called a non-homogeneous, otherwise it is called a non-homogeneous equation, otherwise it is called a non-homogeneous system, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसमें हम कुछ कंडीशंस लिखते हैं, ठीक है। उसके बेस्ड क्वेश्चन जो है जे मेन में बहुत ज्यादा आता है तो उसके बेस्ड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर लिखिए कंडीशंस। लिखिए कंडीशंस, कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस में देखिए फर्स्ट नंबर में पहले लिखिए, फर्स्ट नंबर में, ठीक है। इफ डेल इक्वल टू नॉट 0, इफ डेल इक्वल टू नॉट 0 देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन द गिवन सिस्टम ऑफ equation is consistent. Then the given system of equation is consistent. If del equal to not 0, then the given system of equation is consistent and has a unique solution. And has a unique solutions. And has a
unique solutions and has a unique solutions given by देखिए सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग x निकालने के लिए जानते हैं फॉर्मूला del 1 बाय del y इक्वल टू निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है del 2 बाय del, और z इक्वल टू निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है क्या del 3 बाय del। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे del इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। फिर इसी में देखिए सेकंड कंडीशन हम लोग लिखते हैं। इफ सेकंड कंडीशन, देखिए सेकंड कंडीशन में इफ del इक्वल टू जीरो, एंड del 1, del 2, del 3, del भी जीरो हो जाएगा, del 1, del 2, del 3 भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। then the system of equation is consistent then the system of equation is consistent and has infinite number of solution। देखिए del equal to 0 and del 1, del 2, del 3 equal to 0, then the system of equation is consistent and has infinitely many solutions तीसरा पॉइंट देख लीजिए इसका, if del equal to 0 and one of del 1 and del 2 is non-zero, and one of del 1 and del 2 is non-zero, and one of del 1, del 2 and del 3 is del 1, del 2 and del 3 is non-zero, then the system of equation is inconsistent then the system of equation is inconsistent and has no solution ठीक है, देख लीजिए इसमें इस रूल को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ पे देखिए कंडीशन में सबसे पहले यहाँ देखिए इफ del इक्वल टू नॉट जीरो देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सोल्यूशन। यदि del का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और उस केस में आपको कितना सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, x का भी वैल्यू एक आएगा, y का भी एक वैल्यू आएगा और z का भी एक वैल्यू आएगा। यदि del का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा और del 1, del 2 और del 3 भी जीरो के बराबर अगर हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है, यदि del का वैल्यू जीरो के बराबर, यहाँ पे देखिए del का वैल्यू यदि जीरो के बराबर हो जाएगा और del 1, del 2 भी क्या हो जाएगा, उसमें से del 1, del 2, del 3 में से कोई भी एक जो है नॉन जीरो हो जाएगा। अगर del का वैल्यू जीरो के बराबर होगा लेकिन del 1, del 2 और del 3 में से कोई भी अगर एक नॉन जीरो हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ एंड हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तीनों कंडीशन को याद रखिएगा। आप देखिए चौथा नंबर जो कंडीशन है वो क्या है, यहाँ देखिए 4 नंबर में लिखिए, 4 नंबर में लिखिए नॉन जीरो फॉर नॉन जीरो एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लिखिए फॉर नॉन जीरो और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखिए नॉन जीरो और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए जो del का वैल्यू है ना, ये जीरो के बराबर हो जाता है।
अगर डेल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर डेल का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए 5 में ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए देखिए, ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा डेल का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी बहुत ही वीवी है कंडीशन, जो है बहुत ही वीवी है, इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसमें भी देखिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है फॉर जेई के लिए, और जेई मेन के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि जेई मेन में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि जब डेल का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा और यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। जब डेल का वैल्यू 0 के बराबर होगा और डेल 1, डेल 2, डेल 3 भी 0 के इक्वल हो जाएगा उसका वैल्यू, तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट ही होगा। ठीक है, अगर डेल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा और डेल 1, डेल 2, डेल 3 में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो हो जाएगा तो उसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए डेल का वैल्यू 0 के बराबर होगा, और यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डेल का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। समझ गए, नॉन ट्रिवियल के लिए डेल का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा और ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डेल का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बेस्ड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है।